दोहरी घाट के वर्तमान चेयरमैन हैं विनय जायसवाल, उनके साथ हम लोग गए। क्योंकि हमारे पुराने संबंध थे, हम लोगों ने ज्ञापन दिया उनको, और ज्ञापन देने के कुछ ही दिनों बाद वर्तमान में केंद्र और प्रदेश में आपकी ही सरकार है। आप भी किसान मोर्चा के भले वर्तमान में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, लेकिन आपके क्षेत्र के लोगों को ये पता है कि विनय राय किसान नेता है। ऐसे में वर्तमान में एमएसपी, खाद, बीज, सिंचाई, इन चारों मुद्दों में से कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के शिकायतें सबसे अधिक आती हैं? उस समय कांग्रेस के भ्रष्टाचार से सभी लोग त्रस्त थे, तुष्टिकरण की राजनीति चल रही थी। आप लोग इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी से आए, परंतु मुझे जहां तक पता है 1990 के दौर में राम कोठारी और शरद कोठारी उनके ऊपर गोली चलाए गए। 2 नवंबर को उनके ऊपर गोली चलाया गया, 30 अक्टूबर को वो अयोध्या पहुंचते हैं। ऐसे में 6 दिसंबर 1992 को आपकी ही कल्याण सिंह की सरकार में राजनीतिक ढांचे को ढा दिया जाता है। और उस दौर में कांग्रेस का जब बोलबाला था, ऐसे में उस समय आप लोग की भूमिका क्या थी? हमने सॉयल हेल्थ कार्ड देने का काम किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देने का किया, तमाम तकनीकी दृष्टि से करोड़ों हेक्टेयर भूमि पर हमने जो है स्प्रिंकल विधि, ड्रिप विधि से सिंचाई की व्यवस्था किया जहां पानी की कम सुविधा है। लगभग 40-50 ऐसी परियोजनाएं जो कई दशक से पेंडिंग पड़ी हुई थी सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करके उन खेतों तक पानी पहुंचाने का पहली बार हमने काम किया अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आपने इतने प्रभावशाली नेताओं के साथ कार्य किया। आपने अभी डॉक्टर दिनेश शर्मा का जिक्र किया। डॉक्टर दिनेश शर्मा बताते हैं जब वो पहले मेयर के चुनाव को लड़े लखनऊ से, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं प्रचार करने के लिए। वो कहते हैं कि कुर्ता तो आपने मुझे दे दिया है, अब पैजामा दे दीजिए। और इसी एक वर्ड से वो चुनाव जीत जाते हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी पहली बार मेयर इसी वर्ड से बनते हैं। ये डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का कहना है। दिनेश शर्मा जी मेयर भी रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के सांसद सांसद रहे, वर्तमान राष्ट्रीय में। उपाध्यक्ष रहे, प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे। इतने दायित्वों को उन्होंने प्राप्त किया, तो आपको नहीं लगता? मैं, भले वो कांग्रेसी थे, पहली बार इस देश के किसानों के लिए लाल बहादुर शास्त्री जो काम किया वो हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। ये तो आपकी सरकार की उपलब्धि है कि किसान सम्मान निधि, शौचालय, आवास और कुछ और योजनाएं जो जन जन तक पहुंच रही है। परंतु एक समस्या भी है आवारा पशुओं को लेकर के। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने 2000 करोड़ रुपए आवारा पशुओं के रख रखाव के लिए आवंटित किए। इसके बाद भी नगर, महानगर, ग्राम पंचायत में आवारा पशु दिखते हैं। न ही केवल दिखते हैं, बल्कि लोगों को घायल भी करते और खेत को भी नुकसान पहुंचाते। मैंने परिचय के क्रम में बताया कि आप पूर्वोत्तर रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। तो ऐसे में इस दायित्व पर रहते हुए आपकी जिम्मेदारी क्या है? एक किसान नेता के रूप में आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही? हम लोग आकर के यहां लेटे, रेलवे लाइन पे आंदोलन शुरू किया, फिर सर्वदलीय आंदोलन हुए, तब जाकर के यह रेलवे बची। इस रेलवे को बचाने में भी एक गिलहरी की भात छोटा सा प्रयास हम लोगों ने भी किया आज। और हमेशा इसको बड़ी रेल लाइन बनाने की हम लोगों ने मांग किया कि दोहरी घाट एक पौराणिक स्थली है। आडवाणी जी के मंच का संचालन करना, आडवाणी जी, के मंच का संचालन करना, सुषमा स्वराज जी के मंच का संचालन करना, ऐसा भी मुझे सौभाग्य मिला। माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं पत्रकारिता के, और उसमें जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय को और मैं संस्कार सरल श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्रश्नोत्तर के एपिसोड 12 में। आज फिर से एक बार जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, वो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, वो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पूर्वोत्तर रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं, विनय राय बंटी जी।
स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभी परिचय के क्रम में बताया कि आप किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में किसान परिवार से आने के बाद भी आपने राजनीति में कैसे प्रवेश लिया? देखिए, राजनीति के क्षेत्र में लगभग 89-90 के दौर में हम लोगों ने प्रवेश किया। 89-90 का दौर हिंदुस्तान की राजनीति में, उस समय कांग्रेस के भ्रष्टाचार से वो सभी लोग त्रस्त थे। तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी। एक मन में जो आज वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य है, उसके विपरीत समाज और राष्ट्र की सेवा का एक मन के अंदर भाव था। यह महसूस हुआ कि अगर ईमानदारी से समाज और देश के लिए काम किया जाए तो ये भी एक राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा है। यह सोच करके हम लोग राजनीति के क्षेत्र में आए। उस समय कांग्रेस का दौर था। इधर जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार हो रहे थे। हम लोग संघ के का एक पत्र, मुखपत्र निकलता है पांचजन्य। पंचजन्य जी। उस पांचजन्य को जब पढ़ते थे, लगा कि कहीं न कहीं सनातन और हिंदुत्व को समाप्त करने का एक अंदर से प्रयास हो रहा है। और यही सोच करके हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। क्योंकि कल्पनाथ राय जी इस मऊ जनपद के एक बड़े ही प्रभावशाली राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे। उनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था। उनका पूरा प्रभाव मेरे गांव पे था। उनके निजी सचिव हमारे ही चाचा लगते थे। फिर भी लगा कि हमें कांग्रेस के खिलाफ आवाज बननी चाहिए। और उस समय जब हम लोग संघ की शाखाओं में कभी जाने का अवसर मिला, संघ के साथ बैठने का जब अवसर मिला, तो जो संघ का मूल उद्देश्य था कि तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे, तो लगा कि इस व्यवस्था से जुड़ करके, संघ से जुड़ करके, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके हम राष्ट्र की एक अच्छी सेवा कर सकते हैं। और उसी से प्रेरित होकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी में 89-90 के दौर में हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में हमने राजनीति की शुरुआत किया। ने बताया कि आप सनातन को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, तो फिर विश्व हिंदू परिषद से जुड़ गए होते। मैं बताया ना, उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन भी चला था जी। और राम जन्मभूमि आंदोलन ही एक ऐसा कारण बना जिससे लगा कि एक कई शतकों से जिस व्यवस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व और सनातन के लोग संघर्ष कर रहे हैं, उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। उसी से प्रभावित होकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। आप लोग इन सब चीजों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी से आए, परंतु मुझे जहां तक पता है 1990 के दौर में राम कोठारी और शरद कोठारी जी, नवंबर को उनके ऊपर गोली चलाकर 30 अक्टूबर को वो अयोध्या पहुंचते हैं। ऐसे में 6 दिसंबर 1992 को कल्याण सिंह की सरकार में विवादित ढांचे को ढा दिया जाता है। और उस दौर में कांग्रेस का जब बोलबाला था, ऐसे में उस समय आप लोग की भूमिका क्या थी? क्योंकि उस समय तो आप प्रदेश उपाध्यक्ष थे नहीं। नहीं, हम तो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में आए। वह दौर ऐसा था कि उस समय कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पूरी चर्चा जोरों पे थी और उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ कई दलों ने मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उस समय देश को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने के लिए उस समय उससे ज्यादा जरूरी हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी दल और सब लोग मिलकर के, हमको तो उम्मीद है कम्युनिस्ट भी जी, कम्युनिस्ट भी साथ सहयोग रहा और सबने मिलकर के उस लड़ाई को लड़ा। और एक विपरीत परिस्थितियों में कई दलों के सहयोग से एक सरकार बनी। उस समय तत्कालीन राष्ट्र को उसकी जरूरत थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठन, भारतीय जनता पार्टी से पहले हम भारतीय जनसंघ के रूप में राजनीति के क्षेत्र में आए थे। उस समय केवल सत्ता पाना हमारा उद्देश्य नहीं था। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर राजनीति में उतरे थे कि हम सनातन के उन विरासतों को, जिनको सदियों से रौंदने का काम किया गया, उसको पुनर्स्थापित करेंगे।
एक स्वस्थ और राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के हम राजनीति में आए थे। यही कारण है कि जब जब लगा कि कांग्रेस की तानाशाह सरकार इस राष्ट्र के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठा रही है, तो एक ऐसा भी समय आया कि भारतीय जनसंघ के रूप में हमने अपना अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। हम जनता पार्टी के रूप में विलय कर लिए। ये जो हमारा संस्कार है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिला हुआ हमारा संस्कार था, जिसमें राष्ट्र प्रथम है, दल जरूरी नहीं है। जैसे हमारे महापुरुष भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन राष्ट्र रहना चाहिए। तो उसी परिकल्पना को लेकर के हमने भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी के रूप में विलय कर दिया। लेकिन वह जो गठबंधन बना, वो भी तत्कालीन कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण वह टूटा। जब टूटा तो हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में अस्तित्व में आए, लेकिन हमारी विचारधारा वो भारतीय जनसंघ की विचारधारा को लेकर के ही हम आगे बढ़े। और कोई यह राजनीतिक दल कहीं से आयातित नहीं है। 1951 में जो हमारी विचारधारा थी, वो आज भी हमारी विचारधारा है। हमको कभी 2 सीटें मिली, जनसंघ के समय 3 सीटें मिली, फिर 12 सीटें मिली, 18, ऐसे क्रमशः हम अपनी विचारधारा को लोगों के बीच में पहुंचाने का हमने काम किया। और उसी विचारधारा के पहुंचने का परिणाम है कि आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। आज दुनिया के, आपने ही कहा कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी अपनी पहचान बना रही है। ये अपनी विचारधारा के नाते बना रही है। विनय राय बंटी जी ने भारतीय जनता पार्टी की जब सदस्यता ली, तो किन किन मोर्चों में प्रदेश उपाध्यक्ष रहने से पूर्व कार्य किया है? मैंने बताया ना कि मैं किसी राजनीतिक चकाचौंध के नाते राजनीति में मैं नहीं आया। मन में राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति एक सेवा का भाव था। नहीं तो उस समय कल्पनाथ राय जी का जमाना था, जो चकाचौंध से राजनीति में जाने वाले लोग कल्पनाथ राय जी से जुड़ते थे। लेकिन हम लोगों ने उस समय उसी संकल्प को लेकर के जब हम लोग जुड़े, मैं भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन किया तो मैं सक्रिय सदस्य भी हुआ और मंडल का मैं उपाध्यक्ष हुआ, मेन बॉडी का मैं उपाध्यक्ष हुआ, फिर महामंत्री हुआ। अच्छा, उस समय भी मंडल हुआ करता था या हाँ, नगर? नहीं, उस समय मंडल और नगर अलग हुआ करते थे। जी। उस समय जो ब्लॉक इकाई होती है जी। उसको मंडल कहा जाता था पूरा। अब तो उसमें भी टुकड़े करके मंडल को छोटे कर दिए गए। तब पूरी ब्लॉक की जो इकाई है वो मंडल होती थी और मैं उसका उपाध्यक्ष रहा, महामंत्री रहा। फिर मुझको जबरदस्ती, चूंकि मैं खाने के खिलाफ, जन समस्याओं को लेकर के छात्र जीवन से ही मैंने संघर्ष किया, इससे प्रभावित होकर के लोगों ने हमको जबरदस्ती मंडल अध्यक्ष बनाया और मैं 2 टर्म मंडल अध्यक्ष रहने के बाद मैं युवा मोर्चे में चला गया। थोड़ा मुझे लगा कि अब नौजवानों के साथ जुड़ना चाहिए, तो मैं युवा मोर्चे में जिले का महामंत्री रहा। फिर मैं युवा मोर्चे में जिला का अध्यक्ष रहा। फिर मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा, जिनके साथ में रहा। आज वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनके साथ युवा मोर्चा में हमने काम किया। विनोद पांडे जी राष्ट्रीय सचिव रहे, एमएलसी रहे, उनके साथ मैं जिलाध्यक्ष रहा उनके कार्यकाल में। स्वतंत्र देव जी आज सिंचाई मंत्री हैं, उनके कार्यकाल में मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा। उसके बाद मेन बॉडी में मैं जिले में उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद मुझे लगा कि अब किसान मोर्चे में मुझे विभाग संयोजक की जिम्मेदारी मिली पहली बार। तो किसान, चूंकि मैं किसान पृष्ठभूमि से राजनीति में आया था, तो किसानों की मुद्दों को लेकर लड़ने में मुझे लगा कि अपनी पहचान जब किसान परिवार से है तो किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं पहली बार विभाग संयोजक हुआ। विभाग संयोजक का मतलब? विभाग संयोजक मतलब जो आजमगढ़ मंडल बोलते हैं, कमिश्नरी का, उसका मैं संयोजक हुआ। और वह मुझे इतना अच्छा लगा और किसानों के लिए हमने जो संघर्ष किया, तो कहीं न कहीं पार्टी ने मुझे उस विभाग संयोजक के पद से प्रदेश मंत्री बनाने का काम किया।
इस समय जो है राज्यसभा सांसद हैं विजय पाल तोमर जी, उनके वो प्रदेश के अध्यक्ष हुए और उन्हीं की कमेटी में मैं प्रदेश मंत्री हुआ। उसके बाद मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हुआ। आपने इतने प्रभावशाली नेताओं के साथ कार्य किया। आपने अभी डॉक्टर दिनेश शर्मा का जिक्र किया। डॉक्टर दिनेश शर्मा बताते हैं जब वो पहले मेयर के चुनाव को लड़े लखनऊ से, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं प्रचार करने के लिए। वो कहते हैं कि कुर्ता तो आपने मुझे दे दिया है, अब पैजामा दे दीजिए, और इसी एक वर्ड से वो चुनाव जीत जाते हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी पहली बार मेयर इसी वर्ड से बनते हैं। ये डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का कहना है। दिनेश शर्मा जी मेयर भी रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के सांसद सांसद रहे, वर्तमान राष्ट्रीय में। उपाध्यक्ष रहे, प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे। इतने दायित्वों को उन्होंने प्राप्त किया, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी कभी जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहिए? लगता है अब पार्टी की व्यवस्था है, पार्टी ने जो अवसर दिया, मैं इस बात की हम लोगों को खुशी है कि जब प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा का रहते हुए हम लोगों ने सरकार की योजनाओं को चौपाल के माध्यम से गांव गांव तक पहुंचाने का काम किया। एक एक योजनाओं को लेकर के हम गांव गांव तक गए। अलाव पे चर्चा, चाय पे चर्चा, इस तरह की चर्चाएं तो हम लोगों ने गांव गांव गली गली तक पहुंचाने का काम किया। मुझे याद है कि किसान दिवस पर चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर जो किसान दिवस पर मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उस समय माननीय श्री राम नायक जी और मुख्यमंत्री योगी जी ने खुले मंच से कहा कि किसान मोर्चा इस समय प्रभावशाली रूप से मेन बॉडी की तरह काम कर रहा है। ये प्रशंसा हम लोगों ने अपने काम के दम पर पाया है। ठीक है, पार्टी की व्यवस्था है, पार्टी जिस व्यवस्था में लगाती है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता, पार्टी जो निर्धारित करती है, सभी लोग कार्यकर्ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, एक कार्यकर्ता के रूप में ही उसकी पहचान है। एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग पार्टी का काम कर रहे हैं। जिन इस बात की हम लोग को खुशी है कि जिन उद्देश्यों को लेकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए थे, आज भारतीय जनता पार्टी उन उद्देश्यों को पूरा कर रही है। उसको अपने आंखों के सामने साकार होते हुए देख करके बड़ा अच्छा लगता है, और इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी अपनी व्यवस्था के हिसाब से जैसा दायित्व जैसा समझती है वो अपना। केंद्र और राज्य दोनों जगह किसानों के लिए मंत्रालय बनाया गया है, मंत्री भी होते हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों में ये किसान मोर्चा क्या करता है? किसान मोर्चा का गठन क्यों होता है राजनीतिक दलों में? हमारे यहाँ कई मोर्चे हैं, किसान मोर्चा है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है। किसान मोर्चा का मतलब है कि जैसे हम विपक्ष में थे तो किसान की उन समस्याओं को लेकर के हम संघर्ष करते थे। किसान मोर्चा किसान की समस्याओं को लेकर संघर्ष करता था। लेकिन जब हम सत्ता में आए तो किसान की समस्याओं, जो भी हमारी सरकार ने किसान की समस्याओं के समाधान के लिए जो जो भी योजनाएं लाई, उन योजनाओं को हम लोग ने बताया ना कि अलाव के माध्यम से, चाय के माध्यम, चाय पे चर्चा के माध्यम से हम लोगों ने ट्रैक्टर पूजन तक का कार्यक्रम किया था जब ट्रैक्टर जलाए गए थे। तो चूंकि किसान के लिए किसान का वह हथियार है, तो उसको जलाया, तो हम लोगों ने ट्रैक्टर पूजन तक का भी कार्य किया था। और बहुत से अभी भी किसानों को अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एक एक योजनाओं के बारे में, एमएसपी बढ़ी तो उसको लेकर के गए, फसल बीमा पहली बार इस देश के अंदर, पीएम किसान सम्मान हाँ, निधि। पीएम किसान सम्मान निधि दी गई, तब हम लोग गए। मानो सारी योजनाओं को लेकर के हम किसानों के बीच में जाने का हम लोगों ने काम किया, उनको जागरूक करने का काम किया, ताकि वह किसान अब उन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। पीएम किसान सम्मान निधि जिस योजना की आप चर्चा कर रहे हैं, क्या उससे वास्तविक रूप में किसानों को लाभ मिल रहा है? किसान के पास बहुत चुनौतियां हैं। पहली चुनौती थी कि 14 से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर किसानों ने इस देश के अंदर आत्महत्या किया। उसका मुख्य कारण यह था कि
किसान की इतनी अनदेखी हुई इस देश के अंदर। मैं, भले वो कांग्रेसी थे, पहली बार इस देश के किसानों के लिए लाल बहादुर शास्त्री जो काम किया वो हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। 17 महीने के कार्यकाल में 17 साल इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और भारत जैसा कृषि प्रधान देश अमेरिका से आयातित गेहूं से अपने यहां के गरीबों का पेट पालता था। यह जानकारी आपको होनी चाहिए। PL 480 कौन सी योजना के तहत वो सड़ा लाल अनाज भेजता था, जिससे हम अपने यहां आदिवासी क्षेत्रों में अपनी भूख मिटाने का काम करते थे। उनके अंदर किसान और गरीब प्राथमिकता में था ही नहीं। लेकिन जब इस देश का पहला प्रधानमंत्री किसान पृष्ठभूमि से लाल बहादुर शास्त्री जी जब हुए, तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया कि भारत जैसा कृषि प्रधान देश किसी दूसरे देश पर खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो, और उस खाद्यान्न के मामले में रक्षा के क्षेत्र में अमेरिका जैसा देश भारत को ब्लैकमेल कर रहा था, कोई समझौता कराना चाहता था, उस समझौते को उन्होंने नकारा और जय जवान जय किसान का नारा दिया। हिंदुस्तान के किसानों ने पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर इतना उठ जाने का काम किया कि भारत तब से खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन बाद में फिर इतनी उपेक्षाएं हुई किसानों की कि इसी देश के अंदर किसान और गरीब भूखमरी का शिकार होना शुरू हो गया। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि किसान आज ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में जहां पैदावार नहीं होती थी, भूख से मौतें हुई, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा लाने का काम किया। आत्महत्याएं तो आपकी भी सरकार में होती हैं। मैं नहीं कहता कि 100% किसी चीज का उपचार हो गया, लेकिन आत्महत्याएं 9 के बराबर में है। उस समय लगातार अगर अखबार के पन्ने खोले जाते थे तो हर पन्ने पर किसान की आत्महत्याएं ही छपती थी। आज महीने, 2 महीने में, 4 महीने में कभी कोई घटना दिखती है, लेकिन उस समय लगातार किसान, लाखों किसानों ने आत्महत्या किया था। उसका कारण था कि आजादी के बाद से उन किसानों के खेतों में हम पानी तक नहीं पहुंचा पाए थे, जिन किसानों ने अपने हाथ तोड़ मेहनत से इस देश के खाद्यान्न को भरने का काम किया था। उर्वरकों के लिए लाठियां चलाई जाती थी किसानों के ऊपर, उर्वरक उपलब्ध नहीं थे, लाइन लगानी पड़ती थी। लेकिन उसी व्यवस्था के तहत इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना लाने का काम किया कि अगर किसी कारणों से किसान, अगर उसकी फसल बर्बाद हो जाती है प्राकृतिक आपदा से, तो वो आत्महत्या न करे, उसकी फसल का उचित मुआवजा मिले। आज करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, जबकि इसके पहले नहीं था। इसके पहले उसकी फसल बर्बाद होती थी, सेठ साहूकारों से कर्ज लेकर के फिर वो अगली खेती करता था, लगातार कर्ज में दबता हो किसान, उसके पास केवल आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। लेकिन आज हमने KCC की शुरुआत किया अटल जी की सरकार में, हमने MSP की शुरुआत किया। MSP पहले भी थी, लेकिन पहली बार मार्केट मूल्य से अधिक किसानों को हमने MSP दे करके MSP का लाभ देने का काम अटल जी की सरकार में शुरू किया। आज हमने मोदी जी के नेतृत्व में सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम किया कि किसान कम से कम खाद के उपयोग से कैसे इस, मतलब, मिट्टी का परीक्षण करा करके किस तत्व की कमी है उतने ही खाद का प्रयोग करे, क्योंकि ज्यादा खाद से भी उसकी फसल नुकसान होती थी। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देने का किया। तमाम तकनीकी दृष्टि से करोड़ों हेक्टेयर भूमि पर हमने
जो है स्प्रिंकल विधि, ड्रिप विधि से सिंचाई की व्यवस्था किया जहां पानी की कम सुविधा है। लगभग 40-50 ऐसी परियोजनाएं जो कई दशक से पेंडिंग पड़ी हुई थी सिंचाई की, उन सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करके उन खेतों तक पानी पहुंचाने का पहली बार हमने काम किया अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वहीं उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार पूज्य योगी जी के नेतृत्व में बनती है, 36,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया। इसके पहले अखिलेश के राज्य में लाखों लाखों रुपया किसानों का चीनी मिलों पर बकाया होने के बाद भी किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे। लखीमपुर खीरी में उसकी हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, किसान मोर्चा में रहते हुए। एक किसान का 2 लाख रुपए कर्ज चीनी मिलों पर बकाया था, फिर भी उसका लड़का फीस जमा न कर पाने के कारण आत्महत्या कर लेता है और 2-3 महीने बाद किसान आत्महत्या कर लेता है, जिसके लिए हम लोगों के पास प्रमाण है। हम लोगों ने गन्ना आयुक्त कार्यालय को घेर करके 2,000 करोड़ रुपया सैंक्शन कराने का काम विपक्ष की भूमिका में रहते हुए हमने कराने का काम किया। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने उस गन्ने का मूल्य जो पुराना बकाया था उसको भी देने का काम किया और आज उसको अपडेट हमने किया है कि किसान का कहीं से कोई नुकसान ना हो। अब अगला सत्र शुरू होने से पहले मैक्सिमम गन्ने के मूल्य का भुगतान हमारी सरकार किसानों का कर देती है। इतनी योजनाओं को आपने बताया और इतने लाभ बताए कि आपकी सरकार वर्तमान में कर रही है। ऐसे में वर्तमान में केंद्र और प्रदेश में आपकी ही सरकार है। आप भी किसान मोर्चा के भले वर्तमान में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, लेकिन आपके क्षेत्र के लोगों को ये पता है कि विनय राय किसान नेता है। ऐसे में वर्तमान में एमएसपी, खाद, बीज, सिंचाई, इन चारों मुद्दों में से कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के शिकायतें सबसे अधिक आती हैं? देखिए, मैं बताया ना, किसानों के पास अभी बहुत चुनौतियां हैं। अभी कुछ तकनीकी कारणों से कुछ खाद की भी समस्या आ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ का तंत्र राजनीतिक रूप से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ बहुत से ऐसे दल हैं जो जात के नाम पर राजनीति करते हैं। उनके जानने वाले लोग कहीं न कहीं यहाँ समस्याएं पैदा करने का भी कुछ ऐसे अधिकारी वर्ग भी है जो इसी समस्याएं पैदा करने का काम करता है। लेकिन मैक्सिमम एमएसपी भी बढ़ाने का काम हमने किया, जिस गति से किया कभी कांग्रेस ने सोचा भी नहीं रहा होगा, पिछली सरकारों ने कभी सोचा नहीं रहा। हमने किसानों का एमएसपी पर जो खरीद है 9 के बराबर, समाजवादी पार्टी की सरकार में इसी उत्तर प्रदेश में कुछ लाख क्विंटल होती है, हजारों में होती थी, कुछ हजार क्विंटल होती थी। आज लाखों लाखों टन जो है, मीट्रिक टन, हम खरीद के मामले में भी, एमएसपी पे खरीद के मामले में भी उनसे कई गुना किसानों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिर भी अभी किसानों के क्षेत्र में किसानों के लिए बहुत से काम करने बाकी है। अभी जो तकनीकी सहायता उनको चाहिए, आज भी हम उत्पादन के मामले में चाइना और अन्य देशों से बहुत पीछे हैं। जितने हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में जितना चाइना हमसे लगभग 2 गुना उत्पादन करता है धान और गेहूं का, चाहे अन्य फसलों का। ये सारी अभी चुनौतियां हैं जिनके क्षेत्र में काम किया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे बहुत से कृषि क्षेत्र में भी अनुसंधान के काम शुरू कराया है, जिसका आने वाले दिनों में किसानों को लगातार लाभ मिल रहा है। चूंकि हिंदुस्तान का किसान, ज्यादातर किसान लघु और सीमांत किसान है, जिनके पास मात्र 2 बीघे, 2.5 बीघे से 5 बीघे तक का जोत है। तो केवल धान और गेहूं और चाहे उसकी फसल से किसान का भला नहीं होने वाला। इसलिए हमारी सरकार ने पशुपालन के क्षेत्र में भी, मुर्गी पालन के क्षेत्र में भी, मत्स्य पालन के क्षेत्र में इतना वो अनुदान, लगभग 50-60-70% अनुदान हमारी सरकार दे रही है, ताकि किसान फसलों के साथ साथ पशुपालन भी कर सके, मत्स्य पालन भी कर सके, मुर्गी पालन भी कर सके, पिगरी फार्म भी चल। जब तक इस दोनों का समन्वय किसान के यहां नहीं होगा,
तो छोटे जोत के किसान केवल कृषि के भरोसे उनके उनके बच्चों का चाहे उनका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। इसके क्षेत्र में भी हमारी सरकार चिंतित ही नहीं है, ऐसी तमाम योजनाएं देने का काम किया है। चाहे वो नीली क्रांति के रूप में मत्स्य पालन का के क्षेत्र में भी सब्सिडी दिया है, पशुपालन के क्षेत्र में भी काफी सब्सिडी दे रही है, पिगरी फार्म चलाने के लिए सब्सिडी दे रही है, 50-50% तक की सब्सिडी है। ऐसी योजनाओं का किसान आज लाभ उठा रहे हैं। जो बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको सरकार जागरूक कर रही है। इसके लिए आप देखते होंगे कि हम विकास खंड स्तर पर तमाम मेले का आयोजन करके उन विभागों के अधिकारियों को बुला करके किसान मेला लगाते हैं, जिससे किसान उस योजनाओं का लाभ ले सके। आपने अपने वक्तव्य में बताया उत्तर देते वक्त कि कुछ राजनीतिक दल हैं जो जातिगत राजनीति करते हैं। ये तो चलिए समझ में आया आप कहाँ इशारा कर रहे हैं, परंतु आपने उसके बाद बोला कि कुछ अधिकारी वर्ग भी हैं जो मनमानी करते हैं, तो सरकार तो आप ही की है। देखिए, अगर हमारे मन में किसी के प्रति कुंठा है तो उसको हम जबरदस्ती उसको दूर नहीं कर सकते। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो जिन्होंने पिछली सरकारों में बेलगाम होकर के काम किया है। ऐसे बहुत से अधिकारियों को हमने दंडित करने का काम किया, उनको किनारे करने का काम किया है। हमारे पूजी उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे देश के स्तर पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, चाहे हमारे मुख्यमंत्री, ऐसे लोगों का ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है जो कहीं न कहीं समस्या खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है कि पिछली सरकारों की अपेक्षा बहुत ही 9 के बराबर समस्याएं इस सरकार में दिखाई आपको भी देती होंगी, हम लोग भी देख रहे हैं, जिसका आज अफसरशाही से इतर बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। आज शौचालय के रूप में जो भी योजना मिली, एक एक पैसे का किसान चाहे मजदूर चाहे जो भी गरीब वर्ग था उनको उसका लाभ मिला। आप देखिए, जो साल में 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में सरकार ने दिया, पहली बार किसान को सम्मान देने का काम किया 6,000 के रूप। आगे उसको हम और बढ़ाने की योजना है। भविष्य में हो सकता है कि हम उसको और डबल करें। जैसी देश की अर्थव्यवस्था होगी, जैसी व्यवस्था होगी, उसके हिसाब से सरकार निर्णय लेगी। वो आज भी उसमें 1 रुपए कहीं कोई बिचौलिया नहीं ले पाता है, सीधे किसान के खाते में जाती है। तो ये एक पारदर्शी व्यवस्था चलाने का काम हमारी सरकार ने किया, हमारे जो प्रयास किया, आज उसका लाभ किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को मिल रहा है। ये तो आपकी सरकार की उपलब्धि है कि किसान सम्मान निधि, शौचालय, आवास और कुछ और योजनाएं जो जन जन तक पहुंच रही है। परंतु एक समस्या भी है आवारा पशुओं को लेकर के। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए आवारा पशुओं के रख रखाव के लिए आवंटित किए। इसके बाद भी नगर, महानगर, ग्राम पंचायत में आवारा पशु दिखते हैं। न ही केवल दिखते हैं बल्कि लोगों को घायल भी करते और खेत को भी नुकसान पहुंचाते। देखिए, एक तो पहले हम उनको आवारा पशु नहीं कहेंगे, वो पशु भी हमारे ही घर और परिवार से छोड़े जाते हैं। जी। ये दुर्भाग्य है कि जिन पशुओं का हम गाय का दूध निकालते हैं, और जब गाय का दूध कम होने लगता है, बहुत कम होता है, तो इसके पहले ऐसा नहीं था। हानि लाभ के हिसाब से नहीं, गाय को हम सम्मान के साथ पालते थे और मरते दम तक खूंटे पर रखते थे। लेकिन आज की वर्तमान सोच लोगों की है कि जब तक गाय दूध दे रही है तो हम दूध दूध निकालते हैं, और जैसे दूध बंद होता है उसको हम छोड़ने का काम करते हैं। इसके लिए सरकार ने जगह जगह पशु आश्रय स्थल बनाए हैं। बहुत जगह कुछ लापरवाही के नाते अब तो 9 के बराबर दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो जब पहली बार ये योजना आई, जो गौवंश की हत्या पर रोक लगाया गया, तो ये बहुत बड़ी समस्या दिखी। सड़कों पे चलना दूभर था, लेकिन सरकार ने उस समस्या का समाधान निकाला। हर न्याय पंचायत स्तर पर पशु आश्रय स्थल, नगर पंचायत स्तर पर पशु आश्रय स्थल बनाए हैं।
कहीं कहीं लापरवाही के नाते दो चार पशु दिख भी जा रहे हैं, लेकिन अब उस तरह की समस्या नहीं रह गई है। पहले हम ही लोग परेशान थे, आज हम लोगों के गांव में एक भी ऐसे छुट्टा पशु नहीं है। ये बड़ी बात कह हम रहे हैं आप हम कि आपके गांव में एक भी छुट्टा पशु हाँ, नहीं। नहीं है, नहीं है। नहीं तो दर्जनों को लेकर के लोग परेशान रहते थे, लेकिन जब से ये खुल गया है तब से हम सफाई कर्मी को बुलाते हैं और ले जाकर के अपनी न्याय पंचायत में, यही हमारे न्याय पंचायत में एक पाउस गांव है, वहां बना हुआ है, वहां पहुंचा दिया जाता है। हम आपके माध्यम से समाज से भी आग्रह करना चाहते हैं कि समाज को भी इसमें आना चाहिए, समाज को भी आगे आना चाहिए। हम समाज में बहुत से लोग इधर उधर दान वो बहुत करते, एक समाज को हर गांव पर, हम तो चाहते हैं कि गांव स्तर पर भी एक इस तरह के पशु आश्रय स्थल बनाए जाए, जिसकी जिम्मेदारी गांव या बाहर के लोग जो दानदाता हैं, इसको भी एक पुण्य का काम मान करके उनको आगे अपने हाथ में लेना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग, अभी आपके बगल में पिरसुई एक गांव, जी। पिरसुई गांव में एक भी गोवंश छोड़े नहीं जाते। वह एक आश्रम है, उस आश्रम से एक भी गोवंश छोड़ा नहीं जाता। आप जाएंगे तो 50 गोवंश वहां रखे हुए हैं। ऐसे लोगों को आगे बढ़कर के, जब सरकार ने ये पुण्य का काम, ये परमात्मा का काम मान करके कि भारत जैसे देश के अंदर जहां हम गौ को माता करते हैं, वहां गोवंश को नहीं कटने देंगे, तो हम समाज के लोगों को भी आगे आकर के इस तरह के पशु आश्रय स्थल खोलने चाहिए और लोगों को उसमें सहयोग करना चाहिए। सरकार तो कर ही रही है। वर्तमान में जो ये दृश्य देखने को मिल रहा है कि लोग बछड़े को छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे यही पता चलता है कि लोगों के अंदर से वत्स का भाव समाप्त हो रहा है। ऐसे में किसान मोर्चा ऐसा कुछ क्यों नहीं जागरूकता चलाती जिसके वजह से लोगों के अंदर वत्स का भाव उत्पन्न हो और उन्हें ये पता चले कि माता का पोषण किया जाता है, न कि माता से शोषण किया जाता है। नहीं, इसकी आवश्यकता है। आपके इस सुझाव को हम एक अच्छा सुझाव मानते हैं, लेकिन इसको हम लोगों ने चलाया जब पहली बार हम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसान सम्मेलनों में मैं मुख्य अतिथि के रूप में गया, चाहे महोबा हुआ, शाहजहांपुर हुआ, मतलब जी। पश्चिम के कई जिलों में, करीब 2 दर्जन से अधिक जिलों में मेरा जाना हुआ, और इस समस्याओं पर बहुत बृहद चर्चा होती थी। जब हम लोग जाते थे तो किसान केवल इसी समस्या को लेकर के बड़ा नाराज दिखता था, और हम लोगों ने सुझाव सरकार को दिया। सुझाव के लिए सरकार ने किसानों के बीच में हम लोगों को भेजने का भी काम किया, और उसी का परिणाम रहा कि ये पशु आश्रय स्थल खोले गए। और कई ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हमारे जानने में भी हैं। हमने बाराबंकी में हमारे जानने वाले पंडित जी हैं, उन्होंने भी पशु आश्रय स्थल खोला है। तमाम लोग उसमें सहयोग करते हैं, भूसा और उसके, तो ऐसे लोगों को अभी भी जागरूक करने की जरूरत है। जब जागरूकता की बात हो रही है तो वर्तमान में युवा किसानी करने से कतराते हैं। ऐसे में किसान मोर्चा क्या कुछ करेगा भविष्य में कि युवाओं को किसानी से जोड़ा जा सके? अभी आप देख रहे हैं कि बहुत से किसान युवा इस समाज के प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पैकेज की नौकरियां छोड़ करके कमर्शियल खेती शुरू किया है और उससे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ऐसे लोगों से हम नौजवानों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम किस चीज की फसल, समसामयिक जो मांग है उसके हिसाब से किस तरह की फसल हम पैदा करें जिससे हम अच्छा लाभ कमा सके, चाहे पशुपालन भी कर सके। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पशुपालन के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब हम अगर उसको आर्थिक दृष्टि से एक उद्योग के रूप में अगर हम दिमाग लगा करके जो किसान काम कर रहे हैं, जो लाभ कमा रहे हैं, उनसे अगर हम सीख करके नौजवानों को इस क्षेत्र में आना चाहिए। कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं, दुनिया के अन्य देशों की तरह
अगर आजादी के बाद से गांव को ध्यान में रख करके ये योजनाएं बनी होती तो निश्चित रूप से यहां के नौजवानों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। लेकिन मैंने बताया कि पिछली सरकारों ने उनके लिए गरीबी केवल चुनाव लड़ने का एक माध्यम था। हमने सुना है बचपन में, गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। इसी मुद्दे पर कांग्रेस आजीवन राजनीति करती आई। गरीबी नहीं मिटी इस देश के अंदर, गरीब भले मिट गए। लेकिन आज हमारी जो योजनाएं हैं, आप उसको जाकर के देखेंगे, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई, चाहे उसके पूर्व पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में चलाई गई, जो आज भूख से मौत तभी रुकी जब हमने 2 रुपए किलो अनाज उन क्षेत्रों में जहां चुनौतीपूर्ण माहौल में कृषि कार्य होता है वहां देने का हमने काम किया। अटल जी की सरकार पहले जो है 25 किलो था, बाद में उसको 35 किलो किया गया। वो योजना मोदी जी की सरकार ने उसको और बृहद बनाया। और यही कारण है कि दुनिया में सबसे बड़े आबादी वाले देश के अंदर कोरोना काल जैसे प्राकृतिक आपदा के समय में फर्ज करिए कि अगर ये योजनाएं नहीं होती तो क्या माहौल होता, भूख से कितनी मौतें होती। लेकिन डबल अनाज दे करके, सारी सुविधाएं दे करके इस महामारी काल में भी लोगों के जीवन की रक्षा करने का काम, जिसको इन कांग्रेस के लोगों ने कहा कि चाय बेचने वाला क्या देश चलाएगा, उस चाय बेचने वाले के बेटे ने ही, जो चाय बेचने वाले एक गरीब परिवार से निकला हुआ हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक एक गरीब की योजनाओं को गरीब तक कैसे पहुंचाया जाए उस पर गहन अध्ययन और चिंतन करते हुए पहुंचाने का काम किया है। आज हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज का कोई वर्ग नहीं बचा है जहां कोई न कोई योजना न गई हो। अगर उन योजनाओं को गिनाया जाए तो करीब 150 से 200 से ऊपर योजनाएं हैं जो समाज को देने का काम किया। उसी के साथ इस देश की सीमाओं को सुदृढ़ करने का काम किया, और देश की सीमाओं तक ही नहीं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी दुनिया में भारत की पहचान बनाने का काम किया। ये हमारे उस विचारधारा का, जिस विचारधारा को लेकर के हम 1951 से चले थे, उस विचारधारा का परिणाम है। आज देश हर दृष्टि से दुनिया के अंदर एक गौरवशाली देश के रूप में प्रतिस्थापित है, आगे और भी मजबूत होने की स्थिति में जा रहा है। आप देख रहे हैं। आपने बताया कि कांग्रेस ने नारा दिया गरीबी हटाओ, और इसी को लेकर के उन्होंने राजनीति किया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने अभी एक शोध पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 2011-12 के दरमियान भारत की गरीबी 21.9% थी। और वहीं जब 2023-24 में उस शोध पत्र को उन्होंने सरकार को सौंपा तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में 2023-24 के अनुसार उनके शोध पत्र में गरीबी केवल 2.3% ही बचा है भारत में। इसके बाद भी इस डाटा को जब सरकार दिखाती है तो विपक्ष ये कहता है कि ये भाजपा द्वारा बनाया गया डाटा है। इस पर आपका क्या कहना है? ये जग जाहिर है कि जमीन से लेकर के आसमान तक इस देश को खोखला करने का, घोटाले करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। चाहे यूरिया घोटाला हो, चीनी घोटाला हो, अंतरिक्ष में घोटाला हो, सारे घोटाले करने वाले लोग आज कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत की क्या मजबूती है, यह दुनिया सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार है, और इस देश की जनता सर्टिफिकेट दे रही है कि आज कांग्रेस हाशिए पे है, लगभग मिट चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी इस देश के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। इसलिए उनके आरोप की चिंता हम नहीं करते। हम सेवा भाव से आए थे। जिस नारे के साथ आए वो केवल नारे नहीं रहे,
उनको हमने अमल में लाने का काम किया। हमने समाज के अंतिम तबके को मजबूत करने का काम किया, उसके मान सम्मान की रक्षा करने का काम किया है। कांग्रेस के लोगों ने इस देश के अंदर घोटालों से लेकर के हमारी सारी सांस्कृतिक विरासतों को मिटाने का काम किया है। तो हम कांग्रेस की परवाह नहीं करते कि उसका जवाब जनता दे रही है कि कौन क्या कर रहा है। उसका लाभ अगर हम जनता के हित में नहीं काम करते तो आज दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय संगठन के रूप में आज उभर के नहीं आते। ये हमारे सेवा भाव का और हमारी विचारधारा को लोगों ने, भारत ही नहीं अब दुनिया स्वीकार कर रही है। और आने वाले दिनों में ऐसे ही प्रोपगंडा फैलाते हुए कांग्रेस का आप धीरे धीरे पतन होता देख रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि इस देश का नुकसान जितना अंग्रेजों ने नहीं किया उससे ज्यादा इन कांग्रेसियों ने इस देश को लूटने का काम किया है। अंग्रेजों से भी बढ़ करके इन्होंने काम किया है। आज हम अर्थव्यवस्था के मामले में भी आज चौथी अर्थव्यवस्था हो गए। अब इसके लिए हमें कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों, मूल्यों, सिद्धांतों पर दृढ़ता के साथ खड़ी है। जनता उसके साथ जब तक खड़ी है, हम इस देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को अंतरिक्ष तक पहुंचाने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लिया है उसको पहुंचाने का हम काम करेंगे। मैंने परिचय के क्रम में बताया कि आप पूर्वोत्तर रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। तो ऐसे में इस दायित्व पर रहते हुए आपकी जिम्मेदारी क्या है? देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे के सलाहकार का जो दायित्व होता है, ये लोग WT न चले उसके लिए जागरूक करना, कुछ छोटी मोटी समस्याओं के को लेकर के सुझाव देने का कोई बहुत महत्वपूर्ण इसमें इसका रोल नहीं है। लेकिन एक सांसद के प्रतिनिधि के रूप में हम रेलवे में क्या बढ़िया हो सकता है, यात्रियों के लिए क्या हो सकता है, यात्रियों से भी WT न चले, रेलवे को घाटे में न जाने दें, जो सुझाव कभी कभी मीटिंगों के माध्यम से देने का काम होता है। कोई बहुत इसके लिए क्षेत्र में सरकार जो काम कर रही है उसी में सहयोग हम लोग भी अपने सुझाव देने का काम करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक किसान नेता के रूप में आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही? कि किसान पृष्ठभूमि से मैं रहा, और जब मुझको किसान नेता लोग कहते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने किसानों के सिंचाई के लिए, बिजली के लिए काफी संघर्ष किया। और हमारी सरकार कम से कम आज किसान के हित में कुछ सोच रही है, इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। और जब भी किसानों के लिए सरकार कोई निर्णय लेती है तो लगता है कि वह निर्णय हमारे लिए है, हमारे परिवार के लिए है, हमारे लोगों के लिए है। ये हमको बहुत अच्छा लगता है। और राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो कहीं न कहीं अब जो वर्तमान राजनीति, अब ये चकाचौंध की राजनीति हो गई, और इसके लिए ये समाज ही जिम्मेदार है, किसान ही जिम्मेदार है। दोहरी घाट और बहादुरपुर जाने के लिए क्या अंडरपास बनाया जाएगा? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने सुझाव भेजा है और कुछ उस पे काम भी शुरू हुआ है। अंडरपास जहां से लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि वह स्टेशन के जस्ट सटे है, जी। तो हमको नहीं लगता कि जब बड़ी ट्रेनें आएंगी तो उस अंडरपास से समस्याएं पैदा होंगी। हम लोगों ने आग्रह किया, वर्तमान समय में उसको घुमा करके मातेश्वरी परिवार की तरफ से कहीं से जोड़ने की व्यवस्था चल रही है, इस तरह का प्रयास है। तो उस समस्या का समाधान अगर थोड़ा सा दूरी भले 100-200 मीटर बढ़ेगी, 400-300 मीटर बढ़ेगी, लेकिन वो उससे अंडरपास से बेहतर वो सुविधा हो जाएगी। लेकिन अंडरपास तो अमिला में भी बना है, घोसी में भी है। देखिए, तो अमिला में और घोसी में जो अंडरपास बना है वो स्टेशन से काफी दूर है। जी। यहाँ अंडरपास है वो जस्ट स्टेशन के पास ही है। जी। भविष्य में कब क्या हो सकता है आगे, अभी तो अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस रेलवे स्टेशन को समाप्त किया जा रहा था। दोहरी घाट। दोहरी घाट रेलवे स्टेशन, हम लोग छात्र जीवन में थे। इस दोहरी घाट रेलवे स्टेशन को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने
एक योजना बनाई, संभवतः माधवराव सिंधिया या कौन जी या कौन रेल मंत्री थे उनके समय में, कि विश्व लेवल की रेलवे व्यवस्था हम देंगे। उस व्यवस्था में उनकी योजना थी कि जो घाटे की रेलवे जो क्षेत्र है उनको हम उखाड़ के समाप्त कर दें। मानो जो विश्व लेवल की रेलवे व्यवस्था में यह था कि पूरे भारतवर्ष में बड़ी रेल लाइन हो जाए, तो बड़ी रेल लाइन के क्रम में कुछ को खत्म कर दिया जाए और कुछ को जो है बड़ी रेल लाइन बनाई जाए। इसको उखाड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हम लोग आकर के यहां लेटे, रेलवे लाइन पे आंदोलन शुरू किया, फिर सर्वदलीय आंदोलन हुए, तब जाकर के यह रेलवे बची। इस रेलवे को बचाने में भी एक गिलहरी की भात छोटा सा प्रयास हम लोगों ने भी किया आज, और हमेशा इसको बड़ी रेल लाइन बनाने की हम लोगों ने मांग किया कि दोहरी घाट एक पौराणिक स्थली है। हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा कि यहां कुंभ के स्नान में हजारों हजारों लोग रातों में सोते थे और स्पेशल गाड़ियां चलती थी कुंभ स्नान के लिए, लेकिन उस रेलवे को समाप्त किया जा रहा था। आज हमारी सरकार, तत्कालीन रेल राज्य मंत्री माननीय मनोज सिन्हा जी का हम लोग आभारी हैं कि जैसे वह रेल राज्य मंत्री बने, जो दोहरी घाट के वर्तमान चेयरमैन हैं विनय जायसवाल, उन उनके साथ हम लोग गए, क्योंकि हमारे पुराने संबंध थे। हम लोगों ने ज्ञापन दिया उनको, और ज्ञापन देने के कुछ ही दिनों बाद यह बड़ी रेल लाइन का इसका प्रस्ताव आया। उन्होंने फोन से सूचना करके कहलवाया पहली बार कि अनुपूरक बजट में 124 करोड़ रुपया पास हो गया है, किसान नेता को बताओ, और बताया गया। मन काफी प्रसन्न हुआ, और आज जब बड़ी रेल लाइन बन करके इस पे जब रेल चली, तो अब खुशी का हम लोगों के ठिकाना नहीं था। लोग यहां जब बैरियर गिरता है तो लगता है किसी महानगर से हम लोग आ रहे हैं। जब आप तत्कालीन रेल राज्य मंत्री कह रहे हैं तो मुझे लगता है 14 से 19 के बीच की बात कर रहे हैं। 14 से 19 के बीच। आपकी अगली तैयारी क्या है? अगली तैयारी जनसेवा एक हमारा संकल्प है। जब तक यह सांस रहेगी, गांव गरीब किसानों के लिए हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। जनप्रतिनिधि के रूप में या फिर संगठन के कार्यकर्ता के रूप में? देखिए, कोई भी जब राजनीति के क्षेत्र में आता है तो बिना जनप्रतिनिधि हुए जनता की अपेक्षाओं पर उसकी परख नहीं हो पाती। मैं भी चाहता हूं कि पार्टी मुझे अवसर दे और एक मिसाल कायम किया जाए, जो चकाचौंध की राजनीति से इतर समाज सेवा की जो पुरानी जो राजनीति थी, उस राजनीति को ला करके फिर से धरातल पर हम लोग प्रतिस्थापित करें। गांव गरीब किसानों की लड़ाई लड़ें। एक जनप्रतिनिधि के तौर पे जरूरत पड़े तो सरकारों से लड़ करके, चाहे अपने ही सरकार से व्यवस्था करके ला करके समाज की सेवा किया जाए। यह तो दिल में इच्छा है। आगे जिस पार्टी संगठन में हम काम कर रहे हैं भाई, उसकी अपनी नीति रीत है। हम तो पिछली बार भी काफी प्रयास किए थे, आश्वासन भी मिला, लेकिन दुर्भाग्य से कहीं कोई समस्या आई होगी, पार्टी ने कोई रणनीति अपनी बदली होगी, जिसके नाते वो अवसर नहीं मिला। हम आज भी चाहते हैं कि अगर सरकार मुझे अवसर दे तो एक बार किसान नेता के रूप में किसान, गांव गरीब किसानों के लिए कुछ काम करने का अवसर मिले। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य होगा। उसी लक्ष्य को लेकर के हम लोग समाज में काम कर रहे हैं। जब आप जनप्रतिनिधि बनने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो आगामी 2 चुनाव है, एक जिला पंचायत, एक विधानसभा, तो किस सदन में जाने का आपका मन है? देखिए, जिला पंचायत तो मैं एक बार लड़ा था, और ऐसे समय पे मैं जिला पंचायत लड़ा था जब भारतीय जनता पार्टी की उस समय स्थिति थोड़ा कमजोर थी। मात्र 224 वोट से मैं चुनाव हारा। वो भी चुनाव मुझे लड़ने का बहुत वो नहीं था। हमने हमेशा विधानसभा या ऊपर के सदन में
ही सपना देखकर राजनीति में मैं उतरा था, और आज भी वही है कि कम से कम विधानसभा प्रदेश स्तर पर एक बार पार्टी अवसर दे हम लोगों के बीच में पहुंच करके जो हमारे मन के अंदर जिस भाव को लेकर के हम राजनीति में आए उन भावों के अनुरूप हम कार्य कर सकें, यही मन के अंदर एक अभिलाषा है। लेकिन निर्णय तो पार्टी को करना है। आपने शुरुआत में बताया कि आपने राजनीतिक यात्रा को 89-90 के दौर में आरंभ किया। अभी हम 2026 में बैठे हैं। 25 वर्ष उधर और 10 साल उधर, यानी 35 वर्ष हो गए आपको राजनीति करते हुए। ऐसे में किस विधानसभा से आप दावेदारी कर रहे हैं? किसी और ने विधानसभा से नहीं, हम तो जिस विधानसभा में पैदा, जब घोसी विधानसभा थी तो भी मेरा प्रयास था कि घोसी से ही हम लड़े। आज मधुबन विधानसभा हो चुकी, तो हमारा प्रयास हमेशा रहेगा कि जिस विधानसभा में हम पैदा हुए हैं पहले उसी विधानसभा से आजमाया जाए, उसी विधानसभा में लड़ करके अपने ही लोगों की सेवा किया जाए। फिर देखा जाएगा भविष्य में अगर हमने बढ़िया काम किया तो पार्टी भी सोचेगी, जनता भी सोचेगी, तो फिर कुछ अलग निर्णय हो सकता है। लेकिन फिलहाल जिस विधानसभा में है, हमारी अभिलाषा यही है कि हम उसी विधानसभा, अपने ही विधानसभा के लोगों की सेवा करें। कोई एक किस्सा जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जो आपके राजनीतिक करियर में आपके लिए व्यक्तिगत रूप से यादगार रहा हो? यादगार राजनीति के क्षेत्र में ऐसे बहुत से किस्से हैं, किस किस किस्सों की किसी एक चर्चा। बड़े नेताओं के साथ कोई ऐसी घटना जो कभी आप भूल ना सकें? कई लोगों के साथ मुझे राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए माननीय कल्याण सिंह जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिनकी एक एक वाक्य से प्रेरणा मिलती थी। हम इतने कम समय में आडवाणी जी के मंच का संचालन करना, आडवाणी जी। के मंच का संचालन करना, सुषमा स्वराज जी के मंच का संचालन करना, ऐसा भी मुझे सौभाग्य मिला। और सबसे मजेदार, फागू चौहान जी जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी में जनता दल से आए थे, चुनाव लड़े थे, उस साल आडवाणी जी अंतिम दिन था, चुनाव प्रचार जिस दिन खत्म होता है, मऊ रेलवे के मैदान में रैली थी चारों विधानसभाओं की। उस रैली में मैं युवा मोर्चा का उस समय पदाधिकारी था, महामंत्री या जिलाध्यक्ष था, मैं भी गया था। अभी जल्द ही दिवंगत हो गए छोटे लाल जी जिला प्रचारक थे। सारे मऊ के लोग चले गए थे अंधऊ हवाई पट्टी पर आडवाणी जी को रिसीव करने के लिए। मैं वक्ता था, मुझसे कहा गया कि आप घंटों बोलो जब तक वो लोग आ न जाए, और छोटेलाल जी के कहने पर मैंने भाषण शुरू किया। करीब आधे पौन घंटे भाषण करने के बाद आंधी आया, तूफान आया, और जिस रैली के माध्यम से चुनाव प्रचार का समापन आडवाणी जी को करना था, उस रैली का समापन मेरे ही चुनाव प्रचार से 5 बज गया और समापन हो गया। ये ये भी सौभाग्य मुझको मिला है। लास्ट क्वेश्चन। माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं पत्रकारिता के, और उसमें जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या है? देखिए, जो भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना जाता है। राष्ट्र की सेवा केवल, मेरा जो मानना है कि सीमा पर खड़ा हुआ जो हमारे परिवार का बेटा है, जो -25-30 डिग्री जी। सेंटीग्रेड तापमान पर खड़ा है और 40-45-55 डिग्री तापमान पर रेगिस्तान में खड़ा होकर के देश की सेवा कर रहा है, केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं, समाज के हर तबका चाहे तो वह राष्ट्र की सेवा कर सकता है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे सेवा के क्षेत्र में कर्मचारी अधिकारी हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में राजनेता।
या पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता राष्ट्रवादी भावना से उत्प्रोत होनी चाहिए, क्योंकि यह ऐसा स्तंभ है जो इन तीनों स्तंभों को आईना दिखाने का काम करता है। जो लोकतंत्र के तीनों स्तंभ हैं उनको भी आईना दिखाने का काम करता है। आपको हम बता दें, ये वर्तमान में पत्रकारिता हर क्षेत्रों में गिरावट आई। मैं केवल एक क्षेत्र की बात नहीं करता, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, उसी तरह से इसमें भी आई। जबकि इस लोकतंत्र का आजादी के पूर्व भी पत्रकारिता, ये समाचार पत्र और पत्रकारिता का वह था कि इससे सरकारें घबरा गई, ब्रिटिश हुकूमत घबरा गई थी और इस देश के अंदर समाचार पत्रों को बैन कर दिया था। ये आजादी की लड़ाई में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, समाचार पत्रों का और पत्रकारिता का हमारे देश के अंदर, और आज भी उसका रोल है। मैं चाहूंगा कि उस संस्थान से निकलने वाला हर पत्रकार एक चौथा स्तंभ को इतना मजबूत बनाए जो अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, क्योंकि पत्रकार सबको आईना दिखा करके सुधारने का प्रयास करता है, ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा की पत्रकारिता भी हो जो सबको आईना दिखाते हुए इस मजबूत राष्ट्र को बनाने में अपना अहम रोल निभा सकता है। चाहेंगे कि उससे निकला हुआ हर पत्रकार इस सोच का निकले कि जो सच्चाई को सामने रख करके इस देश और राष्ट्र को एक नई दिशा देने का काम करे। आपने अपना कीमती समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपसे ये कहना है कि ऐसे और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ राष्ट्र को। धन्यवाद।